Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 4 BRBLC IIB में तैयारी फॉर मॉड्यूल सी में हमने यूनिट 15 और 16 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस पढ़ने वाले हैं, दैट इज सरफेसी एक्ट 2002। कोशिश करेंगे एक ही सेशन में आपके ऑल 120 प्लस स्लाइड्स कवर हो पाए, तो सेशन लाजमी है, बड़ा रहेगा क्योंकि कंटेंट हमारे पास काफ़ी सारा है। चलिए शुरू करते हैं। सरफेसी इज अ फुल फॉर्म गिवन टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना। तो ये अपने आप में फुल फॉर्म ही है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ओके, सो व्हाट इज इट गाइस? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये एक्ट आया 2002 में। ओके, पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बातचीत कर रखी है, बना एजेंडा क्या है, ये एक्ट क्यों बना था, क्या है प्रोविजंस एक्ट के, और उसके साथ साथ हम सेल ऑफ असेट और एआरसी बोले तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा क्या होता है, या पहले असेट के बारे में बात करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी के लिए कोई असेट वो होता है जिससे उसको मुनाफा हो रहा होता है, जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा होता है ना। अब अगर मैं बैंक के बारे में बोलूं तो बैंक किससे प्रॉफिट कमाता है? बैंक कमाता है लोन से प्रॉफिट, क्योंकि लोन जो देता है किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को, उस पे वो ब्याज कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। इसलिए कह सकते हैं बैंक के एंगल से, बैंक के नजरिए से देखा जाए तो लोन एक असेट है। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ने दिए तो थे 1 लाख रुपए, बट जो वापस लिए, जब दिए थे 1 लाख दिए थे, जब वापस मिले तो 1,10,000 रुपये मिले, है ना। जब वापस मिले तो 1,10,000 रुपये वापस मिले, तो ये 10,000 रुपये का मुनाफा हो गया, राइट। तो मैं क्या समझ में आया कि लोन असेट है बैंक के लिए, ठीक है। बट ये असेट नॉन परफॉर्मिंग तब हो जाएगा जब आपने पैसे दिए तो, ठीक है, पैसे दिए तो, बट वापस देने के लिए बंदे ने मना कर दिया, तो ये एसेट बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे विजय माल्या साहब, है ना, किंगफिशर से लोन, किंगफिशर गिरवी रख के लोन ले लिया, और एक नहीं बहुत सारे बैंक से, कंसोर्टियम ऑफ बैंक से इन्होंने लोन लिया। जब लोन ले लिया तो ठीक है, अब अभी तक बैंक के लिए ये असेट था, बट जब डिफॉल्ट हो गया तो ये असेट क्या बन गया? यही असेट बन गया एनपीए। ओके, बट आपको लग रहा होगा कि मैम ये गिरवी तो रख रखा है, कोलैटरल तो है ही ना, हमारा कोई इतना नुकसान तो नहीं हुआ, कोलैटरल जो दे रखा है इसको बेचेंगे, पैसे वापस ले लेंगे, होना भी ऐसे ही चाहिए। बट 2002 से पहले क्या था, इरिस्पेक्टिव कि आपके पास कोलैटरल है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपको सिविल कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता था, और वहां तो हमको पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख मिलती रहती है माय लॉर्ड, मगर इंसाफ नहीं मिलता। यस, और इसी वजह से बना सरफेसी एक्ट। सरफेसी ने बैंक को पावर दिया, क्या पावर दिया, कि भाई अगर आपके पास कोलैटरल है, सिक्योरिटी है, तो आपको लीगल नोटिस देना है। मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिविल कोर्ट, पहले सिविल कोर्ट होता था, बट जब 2002 में सरफेसी आ गया तो आपको लीगल नोटिस देना है 60 दिन का डिफॉल्टर को, जिसने पैसे लिए तो वापस नहीं दे रहा है, और फिर आप पोजेशन ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी का। Okay, this act was promulgated by President of India on 23rd of August 2002 and passed in the official gazette in December 2002. उसके बाद 2004 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक मर्दिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस आया था। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, यहाँ से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में हमें क्वेश्चन दिखा, इजी है, मैं आज आपको इसे लर्न करा दूंगी। ठीक है, ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है,
अब प्रोविजंस दे रखे हैं, इस एक्ट में प्रोविजंस बता रखे हैं कि कैसे 60 दिन का नोटिस देकर आप पोजेशन ले सकते हैं, 30 दिन का और नोटिस देके सेल कर सकते हैं, लीज पे भी दे सकते हैं। आप उस कंपनी का जिसने डिफॉल्ट किया उसका मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकते हैं। एक मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं एज अ लिक्विडेटर हु हैज़ टू बी एटलीस्ट ऑफ स्केल 4 लेवल। रिकवरी कैसे होएगी थर्ड पार्टी से? रिकवरी फ्रॉम पेबल्स, मतलब मान लेते हैं मैंने आपको लोन दिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, बट आपको किसी और से पैसे मिलने थे, तो उससे मैं कैसे ले सकती हूँ? ठीक है। कंसोर्टियम ऑफ लोन, अगर 60% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू अग्री टू इनिशिएट रिकवरी, द सेम कैन बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर्स। ये मेजरली डीआरटी पे आता है, डेट एंड रिकवरी ऑफ डेट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, डीआरटी एक्ट है ये, इसका नेक्स्ट एक्ट यूनिट 18 वही है। और अगर कोई केस सरफेसी, मतलब कोई केस डीआरटी के अंडर ऑलरेडी पेंडिंग थी, क्योंकि सरफेसी तो 2002 में आया, डीआरटी एक्ट 1993 में ही आ गया था, वहाँ पे कोई पेंडिंग है तो उसे हम सरफेसी के अंदर भी ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं डीआरटी एक्ट के थ्रू जाती थी, मतलब 1993 में आया जो यूनिट 18 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे था कि कम से कम वैल्यू जो है आपकी जो पेंडिंग अमाउंट की है वो 20 लाख होनी चाहिए थी, बट सरफेसी में यही अमाउंट जो है वो 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है। वैसे मान लेते हैं ये क्रेडिटर है ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन? हमारे बोरोवर। हमारे बोरोवर्स ने हमसे लोन लिया था, इस सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिसने कुछ कोलैटरल रखवाया हुआ है। कोलैटरल मतलब कि जस्ट इन केस कोलैटरल रखवाया हुआ है मिस्टर ए से, एज अ लेट्स से क्या बोल सकते हैं, हाइपोथिकेटेड कोई एसेट हो सकता है या मॉर्गेज हो सकता है, क्योंकि सरफेसी मॉर्गेज और हाइपोथिकेटेड पे लगता है, प्लेज पे नहीं लगता है। इस बोरोवर ने पैसे देने थे, बट जो लोन अमाउंट है वो वापस पे नहीं कर रहा है, बट क्रेडिटर है इनके, मतलब इस मिस्टर ए को किसी और से पैसे मिलने थे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मिस्टर ए, ये जो क्रेडिटर है मिस्टर ए को देने की जगह वो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे देगा। ऐसी बातचीत करी गई है हमारे सरफेसी एक्ट के अंदर। और जो कंसोर्टियम ऑफ लोन मैंने बोला, कंसोर्टियम मतलब जैसे मान लेते हैं 30-30-60, 30-90 और 10-100, 100 करोड़ का टोटल लोन लिया हुआ है। ये कंसोर्टियम ऑफ लोन है, एक बैंक से ज़्यादा लोन ले रखा है, 100 करोड़ का लोन ले रखा है, तो 60+ करोड़, 60 करोड़ का जैसे ही हम कॉम्बिनेशन करते हैं बैंक्स का, जिन्होंने लोन दे रखा है, तो 60% वाले बैंक्स, मतलब टोटल मिला के अगर 60% हो जाता है, जो लोग डीआरटी प्रोसेस चालू करना चाहते हैं दे कैन डू इट। लेट्स से ये और ये खाली ये दो भी मिल गए, ये दोनों मिलके चालू कर सकते हैं, क्योंकि 60% इनका अमाउंट हो जा रहा है जो पेंडिंग है टोटल लोन एक पर्सन के लिए। ठीक है। अब देखो, एनपीए हो रहे थे बहुत तगड़े तरीके से और टाइम बहुत लग रहा था सिविल कोर्ट के थ्रू, एंड देयरफॉर डीआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये तो खैर 1993 में ही आ गया था, बट जैसे कि मैंने बताया डीआरटी में वही लोग केसेस जाते थे जहाँ 20 लाख से ऊपर पेंडिंग था, बट कोलैटरल होते हुए भी हम लोअर टिकट साइज पे नहीं जा पा रहे थे, बैंक के पास पावर नहीं थी, वो सरफेस ही ने पावर दे दी। ठीक है। अब आप मेरे से अभी आप सोच रहे होंगे अगर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो एनपीए अभी भी क्यों होते हैं, वाई एनपीए आर स्टिल हैपनिंग? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया कि अमाउंट जो है पेंडिंग वो 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से नीचे आप सरफेस ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, फिर आपको तारीख पे तारीख वाला प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई सिक्योरिटी ही नहीं है आपके पास, मतलब कोई कोलैटरल ही क्रिएटेड नहीं है, देन सरफेसी अगेन नहीं लगता है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है एज अ कोलैटरल, मोर्गेज जो हो रखा है आपके पास, तो उस पर भी सरफेस ही नहीं लगता है। अगर अमाउंट जो है टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 20% टोटल से कम है, 20%, ऐसे मान लेते हैं 1 करोड़ लिया था किसी ने और 81 लाख ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है। 1 करोड़ रुपए देने थे किसी को, या हाँ 1 CR देने थे किसी को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, और वो ऑलरेडी 81 लाख रुपीज दे चुके हैं, तो क्या 20% से नीचे है अमाउंट? हाँ, तो सरफेस ही नहीं लगेगा।
कोई भी कंडीशनल अरेंजमेंट है, हायर परचेज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रखा, वहाँ पे सरफेस ही नहीं लगता है। मोटा मोटा 4 बातें याद रखनी है आपको। एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेस ही नहीं लगता है। 1 लाख से नीचे अमाउंट है, सरफेस ही नहीं लगेगा। 20% से कम पेंडिंग अमाउंट है, सरफेस ही नहीं लगेगा। और अगर कोलैटरल क्रिएटेड नहीं है तो सरफेस ही नहीं लगेगा। प्लस आप ये भी बोल सकते हैं कंडीशनल अग्रीमेंट है, वहाँ पे सरफेस ही नहीं लगेगा। इसलिए एनपी आज भी हो रहे हैं। ओके। अब सर वाई वेयर सरफेस इज नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या कोई अनपेड सेलर है, सोगा के अंदर सोगा हम पढ़ के हैं, वहाँ पे सरफेस ही नहीं लगता है। तो कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अनपेड सेलर है कोई बंदा, सिक्योरिटी जो है वो प्लेज के हिसाब से हो रखी है, जिसमें मैंने बताया कि मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन पर ही लगता है क्या, सरफेस ही। ठीक है, प्लेज पे नहीं लगता, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। ठीक। चलिए अब लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट मार्केट में मतलब लोन ले रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटाइजेशन है फिनेंशियल एसेट का, रिकंस्ट्रक्शन है फिनेंशियल एसेट का, और रिकग्निशन है सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म एंड पोजेशन, की पोजेशन है या नहीं है। बट फॉर्म इट हैज़ टू बी मूवेबल, इट कुड बी ऑल्सो बी मूवेबल, क्योंकि हाइपोथिकेशन में मूवेबल भी आ जाता है। मैम ये बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे हैं, इन्हें समझाइए। जो पहले ऐसे करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन समझते हैं। जैसे इमेजिन करो एक बैंक के पास बहुत सारे लोन्स हैं, ठीक है, एंड पीपल आर रीपेइंग देम ऑन टाइम। तो बैंक वांट्स टू गेट मनी इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईयर्स फॉर रीपेमेंट। तो बैंक क्या करेगा, बंडल करेगा ये लोन को और किसी इन्वेस्टर को बेच देगा एज फिनेंशियल प्रोडक्ट, बोलेगा ये सिक्योरिटी है, मतलब पैसे तो आएंगे आपके पास क्योंकि लोग पे तो कर रहे हैं, बट अभी हमको दे दो पैसे वापस। तो investors buy these securities and earn money as people repay the loan. This helps the bank get funds quickly to get out more loans. सिंपल एग्जाम्पल बोलो, वैसे मान लेते हैं आपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे दिए, यू लेंट money to a friend or some friends. Instead of waiting for them to pay you back monthly, you sell the right to collect the payment to someone else for immediate cash. This is what is securitization. अगर ये बात समझ में आई तो मैम को बोल दीजिए चमका। ऐसे ही रिकंस्ट्रक्शन समझते हैं। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है बोरोअर्स पे बैक नहीं कर पाते लोन टाइम पे और बैंक स्टक हो गया क्योंकि उसका लोन तो बैड हो गया है, असेट जो है वो हमें जो असेट लग रहा था वो असेट नहीं लग रहा, एक्चुअली में है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए बैंक इन बैड लोन्स को कुछ स्पेशल कंपनीज को बेच देता है। स्पेशल कंपनीज कौन है, इन्हीं को हम एआरसी या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो एआरसी क्या करता है, इसी जो बैड लोन हुआ है उसे रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है, या फिर जो असेट है बोरोअर का, मतलब जो कोलैटरल रखा है, इसको बेच के, या मान लेते हैं बिक नहीं पा रहा है, आप बोली तो लगा रहे हैं, ऑक्शन तो लगा रहे हैं, बट बिक नहीं पा रहा है, तो उसे किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी मॉल में, किसी छोटे छोटे अपार्टमेंट में, कुछ में कन्वर्ट करके बेच देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बोलते हैं हम क्लीनिंग अप द बैंक्स बैलेंस शीट। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीनिंग अप द बैंक्स बैलेंस शीट। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, बैंक की बैलेंस शीट को आप क्लीन अप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर से आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए थे, वो पैसे वापस ही नहीं दे रहा है। इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम यू आस्क अ डेट रिकवरी कंपनी टू हैंडल इट फॉर अ फी। ऑफ कोर्स एआरसी भी यहाँ पर चार्ज करती है ना। तो ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ। पैसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हुआ, जब भी बैंक लोन देती है तो ज़्यादातर कोशिश करती है कोलैटरल हो, कोई घर हो, कोई गाड़ी हो, कोई मशीनरी हो, ताकि रीपेमेंट इंश्योर्ड रहे जस्ट इन केस आप डिफॉल्ट कर दो। तो जो ये कोलैटरल है यही तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। बैंक के पास एक लीगल राइट आ गई है कि वो आपका पोजेशन ले लेगा उस प्रॉपर्टी का, फिर बेच के अपने पैसे वापस कर सकता है अगर आपने डिफॉल्ट किया तो सरफेसी एक्ट भी अलाउ करता है बैंक को टू गो विदाउट गोइंग टू द सिविल कोर्ट, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को पैसे दिए थे और उसका कोलैटरल के लिए उसका फ़ोन रख लिया, अगर उन्होंने पे नहीं किया तो आप ये फ़ोन बेचेंगे और पैसे ले लेंगे। ये इस तरीके से सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो गया। तो आई होप तीनों बातें किताब में नहीं लिखी है, मैंने इसलिए लेकर आई ताकि आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक चमक जाए।
इस पूरे एक्ट से, ये पूरा जो लीगल ढांचा बना है, इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पावर मिली है, एम्पावर कर रहा है ये एक्ट कि वो सिक्योरिटीज को एनफोर्स कर सके, ताकि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप अपने पैसे वापस ले पाए। बट यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पर आपको सेंट्रल रजिस्ट्री करानी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अगर आप सिक्योरिटाइजेशन के साथ चल रहे हैं या रिकंस्ट्रक्शन के साथ चल रहे हैं या सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब आपने कोलैटरल भी रखा है तो उसका भी सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। ऐसा क्यों? सो बेसिकली क्या है कि ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बंदा है, दिस वन पर्सन, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। उसने एक एक ही प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक ए से भी लोन ले लिया 80 लाख का, ठीक है, बैंक बी से भी ले लिया, बैंक सी से भी ले लिया, बैंक डी से भी ले लिया, और फिर डिफॉल्ट करके भग दिया। अब बैंक ए बोल रहा है कि मैं लूंगा ये प्रॉपर्टी, बैंक बी बोल रहा है मैं लूंगा, सी बोल रहा है मैं लूंगा, डी में बोल रहा है मैं लूंगा। अल्टीमेटली तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो सरफेसी ने कहा ऐसा है, बैंक को ओनरशिप लेने दो। बोला बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक का ओनर्स है कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी एज कोलैटरल आती है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्री करानी है। उसकी रजिस्ट्री करानी कितने दिन के अंदर करानी है? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। और ऐसे ही सिक्योरिटाइजेशन के लिए, ऐसे ही रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इससे क्या होगा, जैसे ही सेंट्रल रजिस्ट्री होगी और बैंक ए से लोन ले आया, तो बैंक बी अगर सेम ही प्रॉपर्टी लेके मिस्टर ए जाते हैं, मिस्टर एक्स जाते हैं बी बैंक के पास, उन्हें पता है जैसे वो सिस्टम में डालेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी बैंक ए के पास गिरवी रखी है जिस पे लोन चल रहा है। अब मान लेते हैं प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी, 80 लाख का ही लोन लिया था, तो और लोन हो सकता है, बट पहले राइट बैंक ए की होगी। और यहाँ पर हो सकता है कि बैंक बी जो है गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेगा। जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया, अगर डिफॉल्ट होता है तो पहले राइट भी उसी का ही होगा, सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज में चलेंगे। ठीक है, चलिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जैसे कि मैंने बताया 2004 में अमेंडमेंट आया था, मर्दिया केस, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो बेसिकली मर्दिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जहाँ पे इस एक्ट की वैलिडिटी तो मानी गई, मतलब बेसिकली ऐसा चैलेंज हो रहा था कि हाई कोर्ट है तो हम डीआरटी क्यों जा रहे हैं। डीआरटी एक प्रॉपर एक्ट के थ्रू बनी है, एक ट्राइब्यूनल बना है, इसका काम ही है कि फास्ट ट्रैक किया जा सके। तो एक्ट तो पूरा वैलिड रहा, बट एक पॉइंटर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 चेंज हो गया। पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, उन्होंने लोन लिया बैंक एक्स से, ठीक है, लोन लिया, अब लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट रीपेइंग, और एक प्रॉपर्टी थी एज कोलैटरल, एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो बैंक क्या कर रहा था कि इसको नोटिस भेज रहा था कि भाई तूने डिफॉल्ट किया है, 60 डेज में अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हमें पोजेशन ले लेंगे। अब क्या होता है, अब करंट सिचुएशन में क्या होता है, मिस्टर ए अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो ऑब्जेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसको ऑब्जेक्शन भेजते हैं कि भाई ऐसे मत करो, हम मैं दे दूंगा पैसे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कहानी सुनाते हैं वो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन अगर बैंक को मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर है तो विद इन 15 डेज बोलना होगा कि भाई हमें आपका ऑब्जेक्शन मंजूर नहीं है। तो मिस्टर ए ना डीआरटी के पास जा सकते हैं कि बैंक डीआरटी दुआइयो, बैंक मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बैंक डीआरटी बोलता था मैं तेरे को तब एंटरटेन करूंगा अगर आप मुझे 75% जो अमाउंट है वो जमा कराओगे, तो मैं आपकी बातचीत सुनूंगा। अब ऐसा नहीं होता है, अब डीआरटी के पास फ्री जा सकते हो, डीआरटी के पास कुछ जमा नहीं करना होता। हाँ, अगर डीआरटी से डीआरएटी लेकर जा रहे होते हो तो वहाँ पर आपको 50% ऑफ द अमाउंट जमा कराना होता है, जो अब मतलब अगर कोर्ट चाहे तो, डीआरएटी चाहे तो
उसे 25% तक रिड्यूस कर सकता है। बहुत सारी बातें मैंने बोली, हो सकता है आपका ब्रेन इतनी जल्दी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ना कर पाया हो, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ाने वाली हूँ। ओके, पहले क्या होता था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, कोर्ट डीम दैट द कंडीशन रिक्वायरिंग अ बोरोअर टू डिपॉजिट 75% द क्लेम अमाउंट टू अपील, डीआरटी के पास जाने के लिए आपको 75% अमाउंट का जमा कराना पड़ता है, तभी डीआरटी आपकी बात मानता था। बट जब मर्दिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया तो ये 75% को हटा दिया गया और अब डीआरटी के पास आप विदाउट एनी अमाउंट सबमिशन जा सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक के पास डिफॉल्ट हुआ वो सेल कर देगा, ना भैया जी, पहले आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा 60 दिन का, फिर पोजेशन आएगा। ओके, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल 2002 गाइड करते हैं कि असेट को कैसे आप डिस्पोज कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, या तो प्राइवेट ट्रीटी कर सकते हो किसी के साथ, या फिर नीलामी बिडिंग या ऑक्शन में जा सकते हो। प्रोसीजर क्या है, ऑथराइज ऑफिसर एक 60 डेज का नोटिस देता है। ठीक है, अगर बोरोर को कोई ऑब्जेक्शन है तो क्रेडिटर मतलब बैंक को मतलब बोरोर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, बैंक को विद इन 15 डेज रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर बैंक ने ऑब्जेक्शन रेज किया, मतलब बोला कि नहीं हमें आपका ऑब्जेक्शन मंजूर नहीं है, तो बोरोर क्या करेगा, इफ द बोरोर मेक्स एनी, आई थिंक yes, if the borrower makes any representation or raises any objection, the secured creditor must consider this. If secured lender feels the objection or representation is not acceptable, बैंक को communicate करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर कि भाई नहीं, हमें आपने जो objection उठाया हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकता है, जो एप्लीकेंट बोरोवर है वो डीआरटी के पास जा सकता है, एप्लीकेशन फीस के साथ बोलेगा कि भैया देखो मेरी बैंक बात नहीं सुन रहा है। अब डीआरटी जैसे बोलेगा, या तो बैंक को बोल देगा या बोरोवर को बोल देगा, जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब बोरोवर के पास ऑब्जेक्शन वो आया, नोटिस आया कि हम 60 दिन में आपका पोजीशन ले लेंगे, तो बोरोवर ने ऑब्जेक्शन रेज किया। जब बोरोवर ने ऑब्जेक्शन सिक्योर्ड लेंडर मतलब बैंक को बोला, बैंक को ये ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है और 15 दिन के अंदर अंदर उसे कम्युनिकेट कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, हमें आपका कहानी मंजूर नहीं है, तो बोरोवर क्या कर सकता है, डीआरटी के पास जा सकता है। पहले यहाँ 75% जमा कराना होता था, अब नहीं कराना होता है। अब डीआरटी बताएगा भैया जैसे कहेगा वैसे बोरोवर को भी और बैंक को भी करना होगा, और कोई भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है। अगर बोरोवर या बैंक सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है डीआरएटी के पास। ठीक है, बट डीआरएटी तभी सुनेगा जब 50% ऑफ द पेंडिंग अमाउंट आप जमा करा दोगे। हाँ, और ये चाहे तो बैंक मतलब डीआरएटी चाहे तो इसे 25% तक रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अपील कैसे जाता है, बोरोवर्स कैन अपील विद इन 45 डेज ऑफ द पोजेशन एक्शन, डीआरटी फाइंड्स लेंडर एक्शन इनएप्रोप्रिएट, पोजेशन में बी रिस्टोर टू द बोरोवर अगर ऐसा लगता है, एंड अपील टू डीआरएटी जा सकता है 30 डेज के अंदर अंदर रिक्वायरिंग अ डिपॉजिट ऑफ 50%। और अगर डीआरएटी को आप अपील करते हो कि हम 50% अभी जमा नहीं करा सकते, तो डीआरएटी चाहे तो 25% तक इसे रिड्यूस कर सकता है। आपकी और मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ऑफकोर्स डीआरएटी की मर्जी चलेगी। अब मान लेते हैं कि सेल 60 दिन का पोजेशन नोटिस दे दिया, 30 दिन का और नोटिस दे दिया कि भैया हम सेल करने जा रहे हैं, उसके बावजूद बोरोवर कुछ नहीं कर रहा है, तो सेल कैसे होगा, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जाएगा, एक तो लोकल लैंग्वेज में, एक वर्नाकुलर बोलते हैं इसे, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में तो जाएगा। मिनिमम 30 दिन का और नोटिस जाएगा कि भैया पोजेशन आ गया हमारे पास 60 दिन का, 30 दिन का और समय है, अगर कोई ये बंदा ले लेता है ठीक, पैसे दे देता है ठीक है, वरना फिर हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो लेट्स से 1 करोड़ रुपए, आप उसे 85 लाख में बेच रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, प्रॉपर वैल्यूएशन होगी। अगर मूवेबल एसेट बोले तो हाइपोथिकेशन हो रखा है, हाइपोथिकेशन वाला चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी होगा उसी से काम चल जाएगा। बट अगर इमूवेबल एसेट है बोले तो मॉर्गेज के थ्रू हो रखी है बात, तो वैल्यूएशन एक प्रॉपर अप्रूव्ड वैल्यूअर के थ्रू ही होगी। ये छोटी बातें हैं बट यहाँ से मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब सेल प्राइस क्या हुआ, अगर रिजर्व प्राइस मीट नहीं हो रहा है,
सेल कम पैसों में हो रही है जितना बोरोवर को दिया था, बोरोवर से मिलने थे 1 करोड़ रुपए, बट बेच के लिए से 80 लाख रुपए ही आ रहे हैं, तो लेंडर कंसेंट लिया जाएगा। मान लेते हैं एआरसी प्रोसेस कर रही है ऑक्शन, ठीक है, तो लेंडर से पूछेंगे, बोरोवर जो जिसने पैसे दिए हैं उससे पूछेंगे भाई ठीक है 80 लाख रुपए आ रहे हैं, ओके, अगर अब लेंडर जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। बट ये लेंडर वाला कहानी तब नहीं आएगी अगर ऐसा लग रहा हो कि असेट जो है वो पेरिश हो जाएगा, असेट जो है वो खराब हो जाएगा अगर ताम झाम में फंसे, और फिर तो इतने का भी नहीं मिलने वाला जितने का मिल रहा है। या फिर पोजेशन कॉस्ट एक्सीड्स द वैल्यू, पोजेशन को मतलब पोजेशन कर लेने के लिए उस प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने के लिए ही आपका खर्चा जितना हो रहा है वो जितना आपने लेना था उससे ज़्यादा हो रहा है। इस केस में आप ऑफ कोर्स लेंडर का कहानी नहीं पूछेंगे, ओके। अब जैसे सेल लगाने लगा दिया, आपने सेल करने लगा दिया प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक पर्सन वन ने बोला 48 लाख रुपीज़ मैं दूंगा, पर्सन टू बोल रहा है 50 लाख, तो आप तो 50 लाख वाले पे जाओगे। अब इमीडिएटली इस 50 लाख का इमीडिएटली इस 50 लाख का 25% इमीडिएट पेमेंट करना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50 1,25,000, नहीं 12,50,000, 12,50,000 तो इमीडिएटली पेमेंट करना होगा जैसी सेल होती है, जैसे आप आपकी बोली आपको दे दी जाती है, ठीक है। और बैलेंस बैलेंस जो पेमेंट है कितने की 38,50,000, 38,50,000 बैलेंस पेमेंट बाद में देनी, ठीक है। तो एक बार समरी देखते हैं हमें क्या क्या समझ में आया। हमने देखा कि नोटिस देना पड़ता है 60 डेज का पोजेशन लेने से पहले। अगर आपने नोटिस दिया, बोरोवर का ऑब्जेक्शन आया और बैंक को ऑब्जेक्शन मंजूर नहीं है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वापस बोलना पड़ेगा कि भाई बोरोवर को बताना पड़ेगा हमें आपका ऑब्जेक्शन मंजूर नहीं है। अब बोरोवर जो है वो 45 डेज के अंदर जा सकता है डीआरटी के पास कि भाई देखो ऐसा है, ये बैंक मेरी बात नहीं सुन रहा है। अगर अपील लेके जाना है आपको, डीआरटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, डीआरटी के पास जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, बट यहाँ पे आपको 50% ऑफ द अमाउंट डीआरटी को जमा कराना होता है, और डीआरटी अगर ओके कर देता है तो 50% से 25% में रिड्यूस कर सकता है। नोटिस यहाँ पे 60 डेज का था, 60 प्लस 30 डेज पोजेशन लेने के लिए 60 डेज है, प्लस 30 डेज आपको सेल की लेना पड़ता है, न्यूज़पेपर में समझ देना पड़ेगा, 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे ये जो ये 38,50,000 है, ये कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा, विद इन 15 डेज, बैलेंस पेमेंट विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑक्शन सेल पहले इमीडिएट पेमेंट तो हो ही जाएगी 25% की, बैलेंस 75% जो है 15 डेज में देना होगा, ठीक है। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया, अभी तक बातें समझ में आई हैं, आपके लिए चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन मोस्ट स्टैचूट्स, ज़्यादातर मैंने जब से मैंने आपको लॉ पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर डेफिनेशंस हमको सेक्शन 2 में मिलती है, वैसे यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही दे रखी है। एपेलेट ट्रिब्यूनल डीआरएटी है, जैसे डीआरटी के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डीआरएटी के पास जाओगे, ओके। डीआरटी 45 डेज के बाद जाना है, और यहाँ पे 30 डेज के अंदर जाना पड़ेगा, 50% अमाउंट अपफ्रंट देना पड़ेगा, 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है। डीआरटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर आप डीआरटी के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो तो आप डीआरटी के पास जाओगे, बट पार्शियल पेमेंट देनी पड़ेगी, मतलब 50% का रिड्यूस करके 25% तक नीचे जा सकता है। एआरसी क्या है, जैसे मान लेते हैं बैंक ने क्या से एक प्रॉपर्टी थी, उसको बेचना चाह रहे थे, नहीं सॉरी, बैंक ने एआरसी को हैंड ओवर कर दिया, लेट्स से एआरसी ने बेच लगाया ऑक्शन पे, ऑक्शन में कोई आया ही नहीं, नोबडी टर्न्ड अप, तो इस एआरसी कंपनी क्या करेगी, एआरसी कंपनी हो सकता है इस घर को किसी फ्लैट्स में, कोई मॉल में एटसेट्रा में तब्दील करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपका एक घर है, ओके, वो घर एक, जैसे आपने दिल्ली एनसीआर में काफ़ी देखा होगा, जैसे गाजियाबाद में मेरी
वन ऑफ रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनको उनके बेटे की डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड जो है वो रिटायर हो गए थे। तो वन ऑफ द बिल्डर्स कॉन्टैक्टेड देम, बोला कि ऐसा है कि हम आपके घर को एक बिल्डिंग में तब्दील कर देते हैं, ग्राउंड फ्लोर मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, और बढ़िया से आपके बना के दे दूंगा, इसका फर्स्ट फ्लोर मैं रख लूँगा और सेकंड फ्लोर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बट ये मैं रख के किसी को सेल करूँगा, somebody विल कम हियर रेयरली, बट ये पूरा कंस्ट्रक्शन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा और आपको जब तक एक 1.5 साल लगेगा इस घर को बनने के लिए, तब तक रहने के लिए भी मैं आपको जगह दूंगा, जो भी मेरी तरफ से ही पेड रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एआरसी भी करती है। ऑफ कोर्स उसका भी मुनाफा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बिल्डर को ये बेच के पैसे भी लेंगे ना। अगर मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए लगाया, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाया और 1.5 करोड़ का मकान भी गया, तो 50 लाख रुपए तो उसके हो गए ना। उसी तरीके से एआरसी क्या करती है, अगर बैंक पैसे रिकवर नहीं कर पा रही है, सेल लगाया था सेल नहीं हुआ, तो बैंक इस असेट को एआरसी को दे देगी और एआरसी उस पर ऑफ कोर्स पैसे लगाएगी। इसमें पैसे लगाने के लिए भी इन्वेस्टर्स होंगे, क्यूआईबीज बोलते हैं इसको हम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इन्वेस्टर्स, इसमें पैसे डालेंगे और फिर एआरसी जो है इस प्रॉपर्टी को इनमें किसी में तब्दील करके पैसे ले लेगी, अपने पैसे भी ले लेगी, बोनर का काम भी हो गया, लेंडर को भी पैसे मिल गए एंड इन्वेस्टर को भी यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। तो एवरीबडी इज अ विन विन सिचुएशन। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप लोन को अक्वायर कर लेते हो एज एन एआरसी, किसी का लोन अक्वायर कर रहे हो, कोई बैंक एडवांस अक्वायर कर रहे हो जो बैंक ने या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया था, बट वो बैड डेट हो गया था, बेसिकली एनपीए हो गया था, रिकवर करने के लिए। और ये पूरे जो कंपनी स्पेशलाइज है इस काम को करने के लिए, इसको हम एआरसी बोलते हैं। एआरसी को ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी, सेक्शन अभी याद नहीं कर रहे हैं। एआरसी को 2 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है एआरसी जैसे काम करने के लिए। सबसे पहला है उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आरबीआई से। दूसरा, उसको नेट अर्न फंड एटलीस्ट 2 करोड़, इस समय 100 करोड़ है, करंटली ये 100 CR है। या फिर जैसे कि आरबीआई बोल रही है, अभी आरबीआई ने इसको 100 करोड़ बोल रखा है, जब इस एक्ट लगा था उसमें 2 करोड़ था एआरसी के लिए, इस समय 100 करोड़ है। अगर आपसे पूछ लेते हैं तो प्लेन वर्ड में बोलो तो एआरसी वो कंपनी है जो बैंक को उसके बैड लोन्स को मैनेज करने में मदद करती है, मतलब बेसिकली उनका लोन टेक ओवर कर लेती है और फिर इस पैसों को रिकवर करती है। This allows bank to focus on the core activities and clear NPA from their books, क्योंकि बैंक के पास तो पैसे आ गए, जैसे एआरसी को उन्होंने ये लोन बेच दिया। अब मैं जब भी बोर्ड रेफर कर रही हूँ अंडर सरफेसी, अंडर अगर मैं अंडर सरफेसी बोर्ड रेफर कर रही हूँ, तो मैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रेफर कर रही हूँ। जैसे मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में अगर बोर्ड मेंशन करती तो हम नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आ जाता। उसी तरीके से जब मैं बोर्ड सरफेस ही में मेंशन कर रही हूँ, मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ, सभी एक्ट 1992 में बना था, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्री का मैंने पर्पस आपको बता ही दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड जो हो रखा है ट्रांजैक्शन असेट के सिक्योरिटाइजेशन का, असेट के रिकंस्ट्रक्शन का या सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, आपको सेंट्रल रजिस्ट्री उससे करानी है फॉर द पर्पस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये फ्रॉड्स हो रहे थे, सेम प्रॉपर्टी पे लोग बार बार लोन लेके भग रहे थे। ओके, द सिस्टम ऑफ वर्क्स ऑन प्रायोरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, चाहे सरकार भी हो, चाहे क्राउन लोन भी हो, चाहे गवर्नमेंट ने बाद में लोन दे रखा हो, तो जिसने पहले रजिस्ट्री कराई है, अगर पे ऑफ होना है तो पहले उसी को ही हो। Means the first transaction to be registered holds precedence over the subsequent registration। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। इससे क्या हो रहा है, ये इंश्योर कर रहा है क्लैरिटी एंड ऑर्डर इन प्रायोरिटाइजिंग क्लेम्स, किसको पहले पैसे मिलेंगे। The registry also act as a repository for maintaining credit information for lenders। बैंक के पास भी जो लोन दे रहे हैं उन सबके पास एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है, सॉरी। अब सरफेसी के अंडर सेंट्रल रजिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए सरसई बना। व्हाट इज सरसई? इट इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सरफेसी सेंट्रल सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन था, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करें, बट इट इज सेंट्रल रजिस्ट्री।
ओके, सरसई अंडर सेंट्रल रजिस्ट्री रूल्स 2011 बना था, अमेंडमेंट हुए रिसेंटली 2016 में, जहाँ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सरसई के अंदर रजिस्टर करानी मस्ट है। इट इज़ नॉट ऑप्शनल बट मस्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रीमलाइन करे जा सके, सेंट्रलाइज किया जा सके, सारे रिकॉर्ड्स एक जगह चले जाएं, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो वो ना हो, अगर हो रहे हैं तो इसे रिजॉल्व किए जा सके। ठीक है, अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कहाँ मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन सरसई के अंडर, कहाँ मैंडेटरी है? जब भी इक्विटेबल मॉर्गेज, जैसे हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कहते हैं, हमने पढ़ा है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉड्यूल डी में, वैसे दोबारा से मॉड्यूल ए में भी पढ़ेंगे। तो जो भी डिटेल्स हैं क्रिएशन की, मॉडिफिकेशन की, सेटिस्फैक्शन की, मतलब लोन आपने चार्ज क्रिएट किया या चेंज करा या लोन पेमेंट हो गई, सेटिस्फाई हो गया, तो जो भी है व्हाट्सएवर इट इज, इट हैज टू बी टोल्ड टू द सेंट्रल रजिस्ट्री। अदर मॉर्गेजेस सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड थ्रू मींस ऑफ अदर देन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वो भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाइपोथिकेशन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट, सबको आपको बेसिकली मोटा मोटा बोले तो मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन जो भी हो रहा है उसका आपको सेंट्रल रजिस्ट्री सरसई के अंडर रजिस्ट्री करानी होगी। और यहाँ पे इंटेंजिबल असेट अगर आप रख रहे हो एज अ कोलैटरल, तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना होगा, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे मॉडिफिकेशन हो, चाहे सेटिस्फैक्शन। एम आई क्लियर? चलिए, हाइपोथिकेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, वेरी वेरी वेरी, अभी तक ना जैसे प्लेज बता रखा है हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, मॉर्गेज हमको बता रखा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, हाइपोथिकेशन 2002 तक कहीं डिफाइन ही नहीं कर रखा था। और हाइपोथिकेशन सरफेसी में बता रखा है। आपसे पूछेंगे हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? इट इज डिफाइंड अंडर सरफेसी 2002 या फिर सरफेसी 2002, हाउसएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट एज। अल्टीमेटली इट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यस, सेक्शन 2 क्लॉज एन में बता रखा है डेफिनेशन। एक चार्ज ऐसा क्रिएट करा जा रहा है किस पे? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे खाली मॉर्गेज होता है, मूवेबल में प्लेज और हाइपोथिकेशन होता है, और प्लेज सरफेसी का पार्ट ही नहीं है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे फ्यूचर हो। जैसे गाड़ी होती है, फ्यूचर है ना, अभी अभी आई नहीं है, आपने बुक कराई लेट्स से, बाय बोरोर इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन? जो लोन दे रहा है, क्रेडिटर है, जिसने पैसे लेने हैं अगर दे रहा है तो, बट उसके पास सिक्योरिटी है कि जस्ट इन केस अगर आपने डिफॉल्ट किया तो हम आपकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। यस, विदाउट ट्रांसफरिंग पोजेशन, क्योंकि पोजेशन नहीं जाता है हाइपोथिकेशन में। पोजेशन जा सकता है इन केस ऑफ मॉर्गेज। हमने अलग अलग टाइप के मॉर्गेज पढ़े हैं, सिंपल मॉर्गेज, यूसुफुरुक्चरी मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल या ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज और एनामलुअस मॉर्गेज, सब बातें पढ़कर आए हैं हम, है ना। पर्पस क्या है? फिनेंशियल असेट पे सिक्योरिटी क्रिएट हो रहा है, चाहे फ्लोटिंग चार्ज हो रहा है चाहे क्रिस्टलाइज चार्ज हो रहा है। फ्लोटिंग चार्ज होता है ग्रुप ऑफ असेट्स के ऊपर, और क्रिस्टलाइज चार्ज होता है where the asset is converted into a fixed charge. We'll talk more about it. अभी के लिए सिर्फ इतनी बात करते हैं. We'll talk more about I'll explain this in module A. अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं. अगर नहीं भी समझ आया, don't worry about it. ठीक है, मैं इसके बारे में और बातें करूंगी मॉड्यूल में, अभी नहीं मैं बता रही हूँ, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरफेसी से पहले कोई लॉ नहीं था एक्सप्लिसिटली जिसने हाइपोथिकेशन बताया होता, है ना। और बैंकिंग में तो यूज़ होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, तो कॉमनली यूज फॉर फिनेंसिंग मूवेबल असेट, जैसे कोई व्हीकल ले रहा है, एसेट ले रहा है, कोई रिसीवेबल ले रहा है. अब ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर बैंक है जिसने लोन दिया है बेसिकली. ये वो एंटिटी है हु ओन्स अ फाइनेंशियल असेट. जैसे मैंने आपके पास से आपसे लोन लिया, आप बैंक थे, मैंने आपसे लोन लिया, मैंने कोई प्रॉपर्टी रखी आपके पास, ठीक है. अब आपने ये असेट, मैंने डिफॉल्ट किया, आपने इस असेट को, जो भी मैंने कोलैटरल लिया था, वो एआरसी को ट्रांसफर कर दिया. ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को पैसे दिए थे, अगेंस्ट सिक्योरिटी कोलैटरल था, तो यहाँ जो बैंक है वो ओरिजिनेटर है. Okay, when the loan is sold and transferred to ARC, the bank becomes the originator and the securitized asset of the securitized. But भेजना है ARC को, बेचोगे तभी आप originator बनोगे. ओके, ऑब्लिगर कौन है? जिसने पैसे देने हैं बेसिकली, जिसने पैसे दिए नहीं है, डिफॉल्ट कर दिया है, देने हैं. अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द ओरिजिनेटर.
मतलब बैंक को ही देने वाला था, अगर बैंक को देने वाला है मतलब अगर मान लेते हैं बैंक ने एआरसी को ट्रांसफर कर दिया था तो अब एआरसी को देना पड़ेगा इस बंदे को या इसकी प्रॉपर्टी को, व्हाट्सएवर हाउसएवर। ओके, सो पे टू द ओरिजिनेटर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और अंडर द ऑब्लिगेशन, जो भी उसने टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करा होगा, या फिर डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट वेदर द ऑब्लिगेशन इज एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंडीशनल या कंटिंजेंट हो भी सकता है, और इसमें बोरोअर भी इंक्लूड हो जाता है। सिंपल वर्ड बोले तो ऑब्लिगर इज द बोरोअर और एनी पर्सन हु ओज पेमेंट और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर वो एंटिटी है विच इज़ नॉट लेस देन 10%, और मुझे लगता है इस बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, हु इज अ स्पॉन्सर। वेरी वेरी important. Okay, in my opinion, from here question is going to be framed this year. Okay, of the paid up equity capital of the ARC, मतलब जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उस ARC के अंदर अगर कम से कम 10% आपने पेड अप कैपिटल का इन्वेस्ट कर रखा है तभी आप स्पॉन्सर बनेंगे। स्पॉन्सर आप ARC के ही बनते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ही बनते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 14 बेसिकली बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। सब लोग को, मतलब जो स्टेट है, सरकार है, किसी भी बंदे को मतलब अलग ट्रीट नहीं कर सकती, इक्वालिटी पे ट्रीट करना पड़ेगा इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, अब आर्टिकल 14 के अंतर्गत चैलेंज कर दिया गया, सरफेसी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है कोई चीज़, हमारे संविधान से ही मैच नहीं हो रही तो वो तो रद्द ही हो जाएगी, है ना। बट सरफेसी को सिक्योर स्क्रूटनी जब करी तो बोला कि नहीं कोई टेंशन नहीं, आर्टिकल 14 के साथ हम मीट कर रहे हैं, द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू रिमूव द प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। हम बोल रहे हैं ना, मान लेते हैं कोई जमा नहीं करा सकता 75% और DRT के पास तभी जा सकते हो, तो आप राइट टू इक्वालिटी तो डिनाई कर रहे हो ना। मान लेते हैं कोई 1 करोड़ रुपए कमाता है साल के, उसे आप 5,000 में जमा कराने को बोल रहे हो, वो कर देगा। बट अगर मान लेते हैं कोई कमाता ही 50,000 रुपये, उसे आप 5,000 जमा कराने को बोल रहे हो तो इट इज़ रॉन्ग नो। तो 75% एकदम कोर्ट के पास एक तरीके से आप ट्राइब्यूनल के पास जाने की मांग रहे हो, तो उसको हटा दिया गया 17 सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सरफेसी का, आपको जैसे स्क्रीन पे इस समय नोट्स दिख रहे हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के समरी नोट्स मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करूँगी। ठीक है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी पे मैं हैंड रिटन नोट्स बहुत काम नहीं कर पाई थी, ठीक है, आई ट्राई टू वर्क इट इन फ्यूचर, बट मैंने क्रिस्प नोट्स मॉड्यूल सी और डी के आपको दिए हैं। ए और बी के मैं आपको समरी नोट्स प्रॉपर दूंगी, मैंने सारे सब पे काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में बात करते हैं। इस मॉड्यूल सी के भी काफ़ी यूनिट तक, मैंने यूनिट 22 तक बना रखा है, 3 यूनिट्स नहीं हुए थे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट तक में समरी नोट्स उसके भी रेडी, एग्जाम्स पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, समय है हमारे पास। क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ARC की, सेक्शन 3 में होती है। इतनी बारी हमने पढ़ लिया, अगर ये सेक्शन याद हो गया तो जानबूझ के मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ARC को क्या करना पड़ता है, नेट ओन फंड एटलीस्ट होना पड़ेगा अगेंस्ट 2 करोड़ या फिर हायर एज प्रिस्क्राइब्ड, करंटली 100 करोड़ जैसे मैंने आपको बताया, और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा RBI से। ओके, प्लस है इसलिए दिस प्लस दिस अप्लाई करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में इन मैनर टू RBI। अब RBI इंस्पेक्ट करेगी, अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि आपको जो कंडीशंस बोली थी फुलफिल करने के लिए आपने कर ली हैं। कंडीशंस क्या, कि लास्ट पिछले 3 सालों में आपको कोई लॉस नहीं होने चाहिए, आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर रिकवरी का, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके डायरेक्टर्स को, कोई ऑफेंस आपने मॉरल ट्राइब्यूट का नहीं किया होना चाहिए, स्पॉन्सर फिट होना चाहिए और जो नॉर्म्स है उसे कंप्लाई कर रहे हो। अगर ये सब कुछ कर रहे हो तो RBI सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और बीइंग हर्ड, और फिर जैसे RBI डिसाइड करेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो आजीवन अनंत काल तक आपको ARC बने रहोगे। ये सर्टिफिकेट जो लाइसेंस है कैंसिल करा जा सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दी जाती है, एक्सेप्ट इन केसेस लाइक जैसे आपने ARC से काम ही करना बंद कर दिया तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड थोड़ी ना देगी RBI, फिर आप कैंसिल, आपका लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है अगर नो सच बिजनेस में तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती भाई। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया क्वालिफाइड बायर से
मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया, आप क्या करोगे, कैसे लोगे, काम करोगे। ओके, आपने जो जिस कंडीशन पे आपको एआरसी का लाइसेंस मिला था वो आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आरबीआई की डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं कर रहे हो, अपनी किताबें मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको कोई किताब मांगी थी आरबीआई ने, बुक्स बोली थी, आपने प्रोड्यूस नहीं करी, आपने अपना नाम, ऑफिस, मैनेजमेंट चेंज कर लिया बिना आरबीआई के अप्रूवल के। इन सब केसेस में आपको लाइसेंस चाहे मिला हुआ भी हो, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, अब देखिए समझिए, हमने हमने बोला कि बैंक हमने बोला बैंक ने अपना बैड लोन जो था ट्रांसफर कर दिया एआरसी को। ठीक है, अब एआरसी क्या कर रहा था, ये जो कोलैटरल था इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके बेसिकली पैसे रिकवर करा रहा था। बट एक कन्वर्जन जो करेगा या जो भी प्रोसेस फॉलो करेगा उसमें भी तो पैसे चाहिए होंगे ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे आते हैं क्वालिफाइड बायर से। अब अगर क्वालिफाइड बायर ने पैसे डाल रखे हैं और आरबीआई ने बोल दिया एआरसी तेरा लाइसेंस कैंसिल, तो भैया ये तो कहेंगे, क्वालिफाइड बाय कहेंगे तो कभी भी हो सकता है, हमारे लिए तो ये खतरा है, हम पैसे क्यों डालें। तो इस पूरे प्रोसेस में क्वालिफाइड बायर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए आरबीआई ने बोला कि अगर मैंने आपका लाइसेंस कैंसिल भी किया वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपने जो क्वालिफाइड बायर्स ने पैसे दे रखे हैं उनको वापस ना दे दो। जब पैसे वापस दे दोगे तो लाइसेंस, अगर मैंने कैंसिल करने का प्रोसेस चालू कर रखा है, पैसे देने के बाद आपका पहले लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बट तब तक आप एआरसी जैसे काम करते रहोगे। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर ऑल्सो। All of the above shall be deemed to be ARC till the investment by QB is repaid. और अगर आप मान लेते हैं आप एआरसी हो और आप आरबीआई के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हो। किसको? आप अपील करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप कौन? एआरसी। ये चार्ट्स आपको बहुत मदद करेंगे। पूरा मॉड्यूल ए, पूरा मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी के यूनिट 2022 तक मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। मैं एग्जाम से पहले आपको कराऊंगी। अभी थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। कैंसिलेशन मैंने आपको बता दिया है, इन सब ग्राउंड्स पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिलेगी अगर आपने काम ही करना, बिजनेस ही करना बंद कर दिया है। बाकी सारे केसेस में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अपील का प्रोसेस क्या है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि भाई आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल कर रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कीजिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। मुझे लगता है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर पोस्ट कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन हो चुका है, रिजेक्शन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, कंपनी तभी भी एआरसी ऐसे कम करती रहेगी जब तक अपने सारे ड्यूज नहीं क्लियर कर देते हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जैसे कि आरबीआई ने बोला है किसको? क्वालिफाइड बायर्स को। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक किसी का कोई शक, कोई सवाल तो आप मेरे से या तो कमेंट बॉक्स में बातचीत करेंगे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। एंड आई होप आपको स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पेस मेंटेन्ड रहे। नाउ, एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एआरसी अक्वायर कर सकती है फाइनेंशियल एसेट को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। कैसे? या तो डिबेंचर्स इश्यू कर देगी, जैसे कि अग्री हो रखा होगा कि आपसे मैं एसेट ले रहा हूँ और आपको उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इशू कर दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपके पैसे वापस दे दूँगी, एक तरीके से डेट ले रहे हैं। या फिर बाय एन अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ कंडीशनल अग्रीमेंट हो सकता है, डिबेंचर्स इशू कर दे, या फिर हो सकता है कि भैया पैसे हम दे रहे हैं और ट्रांसफर कर दो आप हमारे को असेट। ओके, सच डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। एक छोटी सी बात है बट ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे आप सरकार मतलब एआरसी भी आरबीआई के अंडर बनी हुई है, बैंक भी आरबीआई के अंडर बना हुआ है। तो आरबीआई के अंडर है हो आप, गड़बड़ करोगे तो आरबीआई आपको फटकार लगाएगी, आरबीआई कहेगी हाँ क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, मतलब बेसिकली नहीं देना होता तो भी चलेगा, नहीं देना होता। एआरसी को मान दे रहे हैं टू बी ए लेंडर। अगर मान लेते हैं डिबेंचर्स इशू करके प्रॉपर्टी ले लिया है या राइट ट्रांसफ़र करा लिया, राइट पैसे दे दिए बैंक को, तो यहाँ पे मानेंगे जैसे क्रेडिटर बैंक था वैसे ही एआरसी भी लेंडर है। तो कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट बैंक का जो था वो आज जो सिक्योर एज सिक्योर क्रेडिटर बैंक के पास था वो एआरसी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा।
सूट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एसेट में बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट एआरसी सूट, मतलब कोई केस चल रहा है तो जैसे बैंक चलाता वैसे एआरसी चलाएगा। ऑब्लिगर को कैसे नोटिस जाएगा, कैसे डिस्चार्ज रहेगी ऑब्लिगेशन की इस ऑब्लिगर द्वारा। ऑब्लिगर कौन था? जिसने पैसे देने थे, इसकी लायबिलिटी है। तो बेसिकली क्या करेगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिस देगा ऑब्लिगर को। इट इज नॉट ऑब्लिगेटर, इट इज ऑब्लिगर। अब ऑब्लिगर क्या करेगा, will make payment to ARC instead of making payment to bank। now ARC को पेमेंट करेगा। give me a moment guys। ओके, सो इट इज ऑब्लिगर एंड नॉट ऑब्लिगेटर। ठीक है, तो यहाँ जैसे क्या होगा, बैंक ने ट्रांसफर कर दिया ARC को फिनेंशियल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में, उस कोलैटरल में, तो नोटिस दिया जाएगा ऑब्लिगर को, जहाँ ऑब्लिगर जो है पेमेंट करेगा ARC। और नोटिस में नॉट बी गिवन टू ऑब्लिगर, कहाँ पर ऑब्लिगर को पे नोटिस ही नहीं देगा बैंक में तेरा एसेट हमने ट्रांसफर कर दिया, जहाँ ऑब्लिगर जो है पेमेंट बैंक को देगा। ओके, वेयर होल्ड द पेमेंट, वेयर बैंक नाउ विल होल्ड द पेमेंट एज ट्रस्ट ऑफ ARC। ध्यान से मेरी बात समझेगा, जब ARC के बिहाफ पर बैंक ही कलेक्ट करने वाला है तो बैंक इसके बारे में ऑब्लिगर को नहीं बताएगा। बट अगर बैंक की जगह ARC को पैसे देने हैं, पैसे देगा ऑब्लिगर, तो वहां पर बैंक को बताना पड़ेगा इस ऑब्लिगर को कि मेरे को नहीं, अब आपको ARC को पेमेंट देनी है। ओके, ट्रस्ट में रख लेगा ARC अभी अपने पास, ARC के ट्रस्ट में बैंक अपने पास रखेगा और फिर बाद में ARC को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय ARC कैसे पैसे रेज करता है इस बारे में बात करते हैं। एक बार फाइनेंशियल एसेट एक्वायर कर लिया बैंक से ARC ने, अब बैंक क्या करेगा, बैंक को ARC क्या करेगा, सिक्योरिटी रिसीट देगा। सो बेसिकली बैंक को नहीं देगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो ARC है वो देगा सिक्योरिटी रिसीट किसको, क्वालिफाइंग बायर्स को, जो पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनसे वो रेज कर रहा है फंड्स। और उस जो पैसे आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा। फिनेंशियल एसेट को बेचेगा, जो भी एसेट सिक्योरिटी थी उसे बेचेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करेगा, और बाकी जो पैसे क्वालिफाइड बायर्स को देने हैं वो देने होंगे। अगर अभी तक रिलीज नहीं करे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके, एग्जेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट, जनरल एग्जेम्पशन क्या है, where ARC issues security receipts, these receipts do not require registration। जैसे कि हमने स्टैम्प ड्यूटी बोली थी नहीं देनी, वैसे ही इसको भी रजिस्ट्री नहीं करानी है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। if they entitle the holder to an undivided interest of financial asset, अगर undivided interest ARC का ही है तो उसको रजिस्ट्री नहीं करानी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जब भी कुछ इस तरीके से क्रिएशन हो रहा है इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट, क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग इज त्यागना एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कुछ मतलब अनडिवाइडेड राइट है तो आपको एग्जेम्पशन है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अंडर सर से ही। ठीक है, बट अगर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन, साइनिंग, लिमिटिंग, एक्सटिंग्विशिंग जैसी बातें हो रही हैं, मैंडेटरीली ARC को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ARC कुछ मेजर्स लेती है एज पर पॉलिसीज ऑफ RBI। जैसे मान लेते हैं कोई चेंज हुआ, टेक ओवर हुआ मैनेजमेंट में, सेल किया, लीज किया, रीस्केड्यूल किया पेमेंट, एनफोर्समेंट किया सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज कोलैटरल राइट, सेटलमेंट किया ड्यूज का, पोजेशन ले लिया, कन्वर्जन किया डेट का शेयर्स में, इन सब केसेस मतलब बेसिकली मेजर्स हैं जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर सकती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बेसिकली। इसके बारे में और बातें, थोड़ी बहुत ही बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, किसमें हम करेंगे इसके बारे में बातें
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर, मॉड्यूल सी के अंदर ही। ठीक है, चलिए अदर फंक्शंस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और क्या क्या करती है, एजेंट जैसे एक्ट करती है, बैंक के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर रही है ना, तो एजेंट जैसे एक्ट कर रही है बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि बोरोवर से रिकवर करे जा सके ड्यू। मैनेजर जैसे एक्ट कर रही है, कैसे, म्यूचुअली अग्रीड फीस पे ARC अपॉइंट कर लिया बैंक ने कि भैया पैसे रिकवर कराओ हमारे। रिसीवर जैसे एक्ट कर सकती है, जब कोर्ट या ट्राइब्यूनल के थ्रू आपको ARC अपॉइंट कर दी गया है। रिस्ट्रिक्शन कर सकती है ऑन बिजनेस ऑपरेशन, ARC एक बार रजिस्टर हो गई तो कैन कैरी आउट सिक्योरिटाइजेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अनलेस, सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकती है और कोई काम नहीं कर सकती, अनलेस RBI से परमिशन मिल जाए। RBI से परमिशन मिल गई तो फिर तो आप, RBI तो हमारा माई बाप है, सही बात है कि नहीं। Okay, if ARC is involved in any other business before this act came into picture, फिर से मान लेते हैं this act came in picture in 2002 और ARC पहले से ऑपरेशन में थी, तो इस एक्ट के आने के 1 साल के अंदर अंदर बाकी सारे काम उन्हें बंद करने होंगे। अब ये यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, बट अगर आपसे ये टेस्ट किया जाए कि भाई कितनी आती है बात सरफेसी की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप करने के काबिल हो जाओगे, इसलिए मैं कंटेंट आपके लिए लाई हूँ। सब्सिडरी एक्सक्लूजन क्या है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बिजनेस रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू ARC एक्सक्लूडिंग इस सब्सिडरीज। जैसे मान लेते हैं ARC की कोई सब्सिडरी है, उस पर सारे प्रोविजन नहीं लगते, ARC पे लगते हैं बस। अब कोई लड़ाई होती है, रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, हाँ कैसे रिजॉल्व करोगे अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ARC क्वालिफाइड बायर्स के अगेन के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो कंसिलिएशन या फिर आर्बिट्रेशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर ऑब्लिगर या बोरोवर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता, फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू गुजरते हो। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन तो बेसिकली एक मीडिएशन प्रोसेस है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, जहाँ पे दोनों पार्टीज इस बात पे अग्री हो जाएगी, बेसिकली समझौता करा रहे हैं। ओके, बोरोवर्स या ऑब्लिगेटर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन मैंडेटरी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, वो चाहे तो कोर्ट के थ्रू इस प्रोसेस को सेटल करा सकते हैं। ओके, अब RBI के पास क्या पावर है, पावर है RBI के पास कि पॉलिसी इश्यू कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, सेटलमेंट या इंफॉर्मेशन के लिए बुला सकती है, ऑडिट और इंस्पेक्शन भी करा सकती है, ये पावर है RBI के पास। ठीक है, अब सरफेसी वॉज इंट्रोड्यूस टू एम्पावर बैंक, इतनी सब बातें हमने पढ़ ली हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ चेंजेस हुए थे अंडर सरफेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेडिशनली एनफोर्समेंट होता था मॉर्गेज और प्लेज पे, मूवेबल इमूवेबल दोनों पे, और वहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए होता था, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, बट अल्टीमेटली लेंडर को एम्पावर किया गया, बोले तो बैंक को एम्पावर किया गया इस एक्ट के अंदर, जहाँ पोजेशन भी ले सकता है सिक्योर्ड असेट का, उसे बेच भी सकता है, और थर्ड पार्टी को अगर ज़रूरत है तो राइट्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस जहाँ पे इंटरवेंशन आज भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ वही बता पाएंगे जिन्होंने कंटेंट पढ़ रखा होगा। इस एक्ट में जो सिक्योर क्रेडिटर, मतलब जिसने बैंक ने लोन दिया है, जिसने सिक्योरिटी रखी है, वो चाहे तो असिस्टेंस ले सकता है DM की, चाहे नहीं, एक्चुअली लेना ही पड़ेगा, पोजीशन लेने के लिए असिस्टेंस लेना ही पड़ेगा DM या CMM का, इन केस द बोरर रेजिस्ट टेकिंग पोजीशन। ठीक है, 60 दिन का नोटिस हमने दे दिया था, उसके बाद भी हमें को पोजीशन नहीं लेने दे रहा, तो DM या फिर CMM का मदद लेता है सिक्योर क्रेडिटर, इससे फटाफट हो पाती हैं चीज़ें, है ना। इम्पैक्ट ऑफ IRAC नॉर्म्स, व्हाट इज़ IRAC, आप PPB में पढ़ के आए हैं इसके बारे में, EIFS में पढ़ के आए, अगर आप JIB पढ़े हैं तो मेरे से या कहीं पे भी, है ना। तो IRAC इनकम रिकग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए RBI ने, इससे चीज़ें और स्ट्रिक्ट हो गई, वहाँ पे क्लासीफाई करना ही पड़ेगा 90 दिन से ऊपर अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है NPA में, और वहाँ पे भी 90 दिन से पहले भी SMA 0, SMA 1, SMA 2, इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, आई होप आपको याद होगा, थोड़ी बहुत बातें आप बैंक से भी रिलेट करोगे, बट इन जनरल समझते हैं IRAC स्ट्रिक्ट कर रहा है चीज़ों को।
एज द रिजल्ट जो वॉल्यूम ऑफ एनपीए बढ़ रहा है, प्रेशर हो रहा है इंस्टीट्यूशन पे, जिसकी वजह से आज सरफेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब मान लेते हैं सरफेसी बोल रहा है यहाँ जाना है, कोई और एक्ट बोल रहा है यहाँ जाना है, तो जो सरफेसी बोल रहा है वो प्रधान है। सरफेसी के पास ओवर राइडिंग पावर है। Surface Act gives lenders a more direct and simplified way to enforce security interest, overriding other legal remedies that may otherwise involve lengthy procedure जैसे कोई civil court या DRT. This ensures secured creditor has a flexibility to choose the most effective route for recovery. बैंक्स हमारी कंट्री के बैकबोन है इकोनॉमी की भाई, है ना। फास्टर रिकवरी प्रोसेस है एज सरफेसी की वजह से ना। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, मान लेते हैं बोरोर ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया उस असेट को, 60 दिन का नोटिस दे दिया। अब बोरोर या तो पेमेंट कर देगा या पेमेंट नहीं देगा। पेमेंट कर दी तो ओके फाइन है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर पेमेंट नहीं करी तो इसके कंसिक्वेंसेज हैं। अब बोरोर को आपने ऑर्डर मतलब भेजा कि नोटिस भेजा, हम 60 दिन में आपका पोजेशन ले लेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, आप आगे बढ़ाइए प्रोसेस को। अगर बोरोर ने ऑब्जेक्शन रेज किया, या तो लेंडर उसको एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट करेगा। बट रिजेक्ट करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे आपकी कहानी। अब जो बात मैंने ऊपर चार्ट में बताई है वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं अब इसको पढ़ के नहीं बता रही, आप चाहें तो इसे खुद पढ़ सकते हैं। ओके, 60 डेज। अब जो नोटिस दोगे आप, जो नोटिस आप प्रोवाइड करोगे एज अ बैंक जिस डिफॉल्टिंग पर्सन के को, तो उसमें बताना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स आपको बतानी ही पड़ेगी। दीज आर मस्ट। क्या है, क्या अमाउंट है, सिक्योर्ड असेट क्या रहेगा। इस एक्ट में 2 डिटेल्स हैं एडवाइजेबल हैं, डिफॉल्ट की डिटेल्स, ओवर ड्यू पीरियड, कौन सी तारीख से एनपीए डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सिक्योरिटीज़ की और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की जो बोरोवर से एग्जीक्यूट करने वाले हो। जो नोटिस है वो स्टैच्यूटरी मतलब लॉफुल रहेगा, एक लीगल वार्निंग रहेगी। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आप पे पीनल प्रोविजंस, मतलब आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के पीनल प्रोविजंस आप पे लगेंगे। सच नोटिस प्रोहिबिट्स द बोरोअर। ऐसा नहीं कि आपके पास नोटिस आया कि पैसे नहीं दिए, आपने उसको बेचा और रफा दफा हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। नोटिस से आप प्रोहिबिट कर दे रहे हो बोरोअर को कि वो इस प्रॉपर्टी को ना तो किसी को दे सकता है ना ही बेच सकता है। 2016 में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे, है ना। एनपीए क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट विल नॉट अप्लाई टू बोरोअर्स हु रेज फंड्स थ्रू डेट सिक्योरिटीज। In such cases, debenture trustee is entitled to enforce security interest directly in same terms. मतलब बैंक नहीं करेगा यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। एक छोटी सी बात है, एक बारी पढ़ने से काम चल जाएगा ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कोई रिप्लाई अगर नहीं आता है, द एक्ट डज नॉट रिक्वायर बोरोअर टू रिप्लाई टू नोटिस। डीआरटी के पास भी जा सकते हो आप, है ना, उन मर्दिया केस में। बट यहाँ पे आप कुछ जमा नहीं कराना होता, पहले 75% जमा कराना होता था। एएमएम सॉरी डीएम और सीएमएम के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल लिया है। बैंक मत से आप मदद ले सकते हो। प्रोसीजर कैसे रहेगा पोजेशन लेने का, अगर पोजेशन लेने में दिक्कत हो रही है तो क्रेडिटर को एक रिटन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जो भी ऑथराइज ऑफिसर है आपके जुरिस्डिक्शन में। एक बार रिक्वेस्ट चली गई तो जो सीएमएम है या डीएम है या जो भी ऑथराइज पर्सन है वो पोजेशन दिलवाएगा विद इन 30 डेज। ये डेज इंपॉर्टेंट है, ओके। ये 30 दिन और 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अगर रीजंस, अगर कुछ है, बट उस रीज़न को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस सीएमएम को या डीएम को रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब पोजीशन ले रहे हैं, जो ऑफिसर के पास अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को यूज़ करे, नेसेसरी फोर्स को इस्तेमाल करें ताकि कंप्लायंस जो लॉ है वो फुलफिल किया जा सके। एनी एक्शन टेकन बाय ऑफिसर इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। अगर कोई डीएम ने सीएमएम ने कोई कोर्स ऑफ एक्शन लिया पोजीशन लेने के लिए, तो आप उस डीएम पे या सीएमएम पे या उस ऑथोराइज ऑफिसर पे किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते। कोई लीगल रेमेडी प्रोवाइड नहीं दी गई है, ओके। बेसिकली लीगल इम्यूनिटी है उस ऑफिसर के पास जो भी प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है पोजीशन लेने के लिए। आइए इसको पढ़ते हैं एक बार।
The act of taking possession by CMM or DM or authorized officer cannot be questioned in any court of law or before any other authority, ensuring the enforcement process is swift and अनइम्पीडेड बाय। अब नया केस चल गया और होल्ड पे रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर चला गया, ये सब कुछ ना हो इस वजह से लीगल इम्यूनिटी उस ऑफिसर को दी जाए। मुझे ऐसा लगता है इस बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो आई जस्ट मेक इट अ हार्ट। ठीक ना, किस तरीके से टेक ओवर होता है, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी का टेक ओवर कर रहा है, या तो ARC या फिर बैंक जो भी है, क्या प्रोसेस रहेगा। एक आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, जैसे भी नीडेड, अपॉइंट एज मेनी डायरेक्टर, जितने भी, एक नहीं जितने भी ज़रूरत है। नोटिस होगी न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में एक वर्नाकुलर में, डायरेक्टर को अपना ऑफिस देना पड़ेगा और कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, नो कंपनसेशन। यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, नॉट हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, नो कंपनसेशन, नो मैनेजिंग डायरेक्टर, नो ऑफिसर, कोई उसका लॉस ऑफ ऑफिस की वजह से उसको कंपनसेशन हम तो नहीं देने वाले हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से। ठीक है ना, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्ड टू रिकवरी सिक्योर डेट, जैसे मान लेते हैं बैंक ने मैनेजमेंट ले लिया, ठीक है, और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स असाइन हो गए, कितने दिन के अंदर, विद इन 45 डेज आप अपील लेके जा सकते हो DRT के पास, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। वेदर मेजर्स और कंसिक्वेंसेज आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और नॉट, चाहे येस हो चाहे नो, अगर नो है तो DRT ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन कर, मान लेते हैं DRT के पास, अगर लॉफुल नहीं आप DRT के पास जाओगे ना, DRT दुहाई हो ये तो हमारा पोजेशन लेने को तैयार है, और जब ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन है, मान लेते हैं पॉसिबल नहीं है, तो अदर ऑर्डर नॉट पास इन 4 मंथ्स, या फिर अगर आप अग्रीव्ड हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप DRAT के पास जा सकते हो। कौन, बोरोवर। ओके, 50% देना होगा, 50% अगर अग्री हो जाता है, DRAT से कम करना चाहता है तो 25% तक रिड्यूस कर सकता है ना। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ लेंगे, आप ऑलरेडी इसको समझते हैं, अभी तक हम इसे इतनी बार बात कर चुके हैं। राइट ऑफ बोरोअर फॉर कंपनसेशन एंड कॉस्ट, अगर DRT या DRAT को लगता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो इस बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पोजेशन ले लिया है, जिसकी वजह से इस एक्ट की तौहीन हो रही है, बेसिकली वायलेट हो रहा है एक्ट या रूल, एंड ऑर्डर्स द रिटर्न ऑफ सिक्योर्ड असेट टू द बोरोअर, तो बोरोअर को कंपनसेशन और कॉस्ट ट्राइब्यूनल ही डिटरमाइन करेगा कि बैंक से जो नुकसान हुआ है इस बंदे का, उसे कितने पैसे मिलने चाहिए। कोई पिक्यूनरी लिमिट भी नहीं है, कोई मॉनेटरी लिमिट भी नहीं है यहाँ पे। द एक्ट सेट नो मॉनेटरी लिमिट फॉर एप्लीकेशन टू DRT, जैसे आपको पता है मर्दिया केस में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में चेंज हो गया था, बट अपील DRAT के पास लेके जा रहे हो तो 50% तो जमा करना है, 50% से 25% तक कम किया जा सकता है। बस खत्म, कोई टेंशन नहीं, चैप्टर डन हो गया। यस, इजी, मतलब मैं जनरली 3 घंटे लगाती हूँ टॉपिक पढ़ाने में, एंड आज हमने कितनी देर में कर लिया, 1 hour 7 minutes. Yes, so guys, I've done a lot of work. 3 घंटे मैंने कंटेंट पे काम किया है, ताकि मैं आपको ये 1 घंटे में कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। जनरली 3 hours लगते हैं मैं पढ़ने में। ये कंटेंट आपको मिल पाएगा ऑन JIB ऐप, एंड इफ़ यू आर देयर ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप है, अदरवाइज CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको साथ ये नोट्स वहाँ पर भी शेयर करूँगी। Okay, so join the Telegram group, talk to me in case you have questions, and do not forget to support us here, okay, because your support is very valuable to us, because in your win is our win, and when you keep going giving us support, it motivates us to even bring better content for you every day. Okay, so till then guys, I'll see you in the next session, unit 18 में मिलेंगे next session में। ABFMB, I hope you guys are studying। अभी ले रही हूँ मैं आपसे अलविदा। This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye।